आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बता दें किन 10 बड़ी खबरों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहली बड़ी खबर, नए शिखर पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार। रिकॉर्ड जीडीपी गिरावट के बावजूद बढ़ा विदेशी निवेश। एसबीआई कार्ड्स और पीएनसी इन्फोटेक जैसे शेयरों को खरीदने की सलाह, इसमें मिल सकता है बेहतर रिटर्न। लॉकडाउन में इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से बढ़ रहा साइबर रिस्क, इससे बचने के लिए बीमा कराना है जरूरी। गुजरात दंगे में मुआवजे केस से कोर्ट ने पीएम मोदी का नाम हटाया। घोटाले से सबक, जीएसटी नंबर आवंटित होने से पहले होगा फिजिकली वेरिफिकेशन। कार बाइक हो सकती हैं सस्ती, सरकार घटा सकती है जीएसटी, ग्राहकों को मिलेगी राहत। बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी मिलती रहेगी गैस सब्सिडी, सरकार बोली नहीं बदलेगा नियम। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगी ये 8 सुविधाएं, नहीं देना होगा कोई चार्ज। टैक्स चोरी रोकने के लिए व्यापारियों पर एक और सख्ती, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन होंगे सभी बिल। सीमा पर चीन की हरकतों के बीच भारतीय सेना ने 3 चीनियों को बचाया। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। नए शिखर पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार। जीडीपी गिरावट के बावजूद बढ़ा विदेशी निवेश। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने शिखर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 28 अगस्त को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडारण 3.883 अरब डॉलर बढ़कर 541.431 अरब डॉलर हो गया है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले 21 अगस्त को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 2.296 अरब डॉलर बढ़कर 537.548 अरब डॉलर हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि देश की जीडीपी ग्रोथ में जब -23.9% की जबरदस्त गिरावट है, तब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारत की पूंजी बाजार, शेयर और ट्रेडमार्क में भारी भरकम निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने अगस्त 2020 में देश के शेयर और ट्रेड मार्केट में 6.662 अरब डॉलर की खरीदारी की। ये बीते 41 महीने में भारत में एफपीआई का सबसे बड़ा निवेश है। इस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडारण में ये बढ़ोतरी खास तौर से फॉरेन करेंसी असिस्टेंस एफसीए में उछाल की वजह से दिखी है, जो कि मुद्रा भंडारण का एक बड़ा हिस्सा होता है। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक इस दौरान एफसीए 3.92 अरब डॉलर बढ़कर 498.09 अरब डॉलर पहुंचा है। डॉलर टर्म में फॉरेन करेंसी असिस्टेंस ने नॉन यूएस यूनिट्स जैसे यूरो, पाउंड और येन की गिरावट या बढ़ोतरी का असर शामिल होता है। 28 अगस्त को खत्म हफ्ते में आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड रिजर्व ने 6.4 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है। अभी ये बढ़कर 37.2 अरब डॉलर हो गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसबीआई कार्ड्स और पीएनसी इन्फोटेक जैसे शेयरों को खरीदने की सलाह, इसमें मिल सकता है बेहतर रिटर्न। भारतीय बाजार भले ही पिछले हफ्ता उतार चढ़ाव में रहे हों, लेकिन अभी भी कुछ शेयर ऐसे हैं जिसमें खरीदी की जा सकती है। इन शेयरों में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। आनंद राठी और एसएमसी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने निवेशकों को कुछ ऐसे ही शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। एंजल ब्रोकिंग ने अभी भी निवेशकों को स्टाम्प लॉक के साथ शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। आनंद राठी ने निवेशकों को एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के शेयर को 1021 रुपये के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है। इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। यह एक कॉम्पिटिटिव एज अपनी पैरेट कंपनियों में है। इसका देश में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। यह को ब्रांडेड कार्ड पर ज़्यादा फोकस करती है। पिछले 5 सालों में इसका बाजार हिस्सेदारी
अच्छी बढ़ी है। इसी तरह कार्बोरंडम यूनिवर्सल के शेयर को इस ब्रोकरेज हाउस ने 321 रुपये के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से बढ़ा और साइबर रिस्क इससे बचने के लिए बीमा कराना जरूरी। कोरोना कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान हाल के दिनों में पर्सनल कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट की खपत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को अब साइबर रिस्क के चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है। लॉकडाउन के बाद अधिक से अधिक लोग अब भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ नकदी से पेमेंट का आदान प्रदान और भी कम हो गया है। साथ ही साथ भुगतान के ऑनलाइन तरीके अब बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहा है, जिससे साइबर खतरे का एक्सपोजर बढ़ गया है। ऐसे में आपको अब साइबर बीमा लेना जरूरी हो गया है। लॉकडाउन में इंटरनेट के उपयोग से खास नए यूजर्स, बुजुर्ग या कम टेक जानकारों के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ खुद को एजुकेट करने और मनोरंजन के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंटरनेट पर बिताने लगे हैं। इसके कारण साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं जैसे स्पाईवेयर और रैनसमवेयर, फिशिंग ईमेल, साइबर स्टॉकिंग आदि सहित मैलवेयर हमलों को भी देखा जा रहा है। साइबर बीमा में साइबर खतरों के खिलाफ व्यक्तियों को किस तरह का कवरेज दिया गया है और ऐसी पॉलिसी खरीदते समय उन चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं जहां जानकारी हाइपर स्पीड पर बनाई है और प्रसारित की जाती है। घरों या ऑफिस में इस्तेमाल किए जा रहे विभिन्न उपकरण और एप्लीकेशन अब इतने इंटीग्रेटेड हो गए हैं कि उन्हें अलग रखना मुश्किल है। इस प्रकार डिजिलॉकर अपने साथ ही जोखिम लेकर आता है। फिर ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद को साइबर खतरों से बचने के लिए तैयार रखें। फिशिंग और स्पूफिंग साइबर अपराधियों के लिए कुछ आजमाए हुए तरीके हैं, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले लोग विश्वसनीय कंपनियों का ओरिजिनल सा दिखने वाला पेज ईमेल का उपयोग करते हैं यूजर को उनकी व्यक्तिगत जानकारी देने, जैसे कि उनकी लॉगिन आईडी, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते का विवरण आदि मांगते हैं। इस सूरत में यदि फिशिंग घोटाले का शिकार होने वाले ग्राहकों के पास साइबर बीमा कवर है तो वह न केवल फंड के नुकसान के लिए भुगतान करेगा बल्कि आपराधिक शिकायत दर्ज करने और एक बार दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खर्च भी वहन करेगा। इसके अतिरिक्त साइबर जबरन वसूली के मामलों में बीमा कंपनी नुकसान को कम करने के लिए एक विशेष सलाहकार को काम पर रखने की सभी लागतों का भुगतान करेगी। मैलवेयर हमलों के मामलों में जो कंप्यूटर तक को नुकसान पहुंचाता है, साइबर बीमा कंपनी कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डाटा की बहाली में आने वाली लागत का भी भुगतान करेगी। उपयुक्त उदाहरण के अलावा एक व्यापक साइबर बीमा योजना परामर्श सेवाओं के उपचार पर किए गए खर्च के लिए कवरेज, गोपनीयता उल्लंघन और डाटा उल्लंघन के लिए थर्ड पार्टी क्लेम, साइबर एक्सटॉर्शन, लॉक और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आने वाले पैसों को भी कवर करता है। संभावित पॉलिसी खरीदार को पॉलिसी में उन कवरेज और सुविधाओं को देखना चाहिए जो कुछ बीमाकर्ता आपराधिक मामले दायर होने पर मजदूरी की हानि जैसे कवरेज की पेशकश करते हैं या आईटी सलाहकारों के लिए बिल को भी रीइम्बर के लिए कवर करते हैं। कोई वोटिंग स्पीड जैसे फीचर भी कुछ बीमाकर्ताओं के लिए ऑफर होते हैं और जो बीमित व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात दंगे में मुआवजे केस से कोर्ट ने हटाया पीएम नरेंद्र मोदी का नाम। गुजरात की एक अदालत ने 2002 के दंगों में मुआवजे को लेकर दाखिल एक मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया है। एक ब्रिटिश परिवार ने दंगों में मारे गए 3 रिश्तेदारों के लिए मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ की राशि
का मुकदमा किया हुआ है। साबरकांडा जिले की अदालत ने पीएम मोदी का नाम शामिल करने के लिए उचित वजह नहीं होने का तर्क देते हुए उनका नाम हटा दिया है। प्रिंसिपल सिविल जज यश के गढ़वी ने कहा, अभियोग को पढ़ते हुए यह लगा कि अभियुक्त एक मोदी के खिलाफ बेवजह के आरोप लगाए गए हैं। इससे घटना का सवालिया निशाना लगता है। जज ने कहा, मेरे ख्याल से अभियुक्त एक के खिलाफ बिना सबूत के ऐसे निराधार आरोप से एक्शन लिए जाने की कोई वजह नहीं बन पाएगी। पीएम मोदी का नाम हटाए जाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके अनुसार ऐसी घटना के लिए स्टेट को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। मोदी को अभिव्यक्त तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बता दें कि ब्रिटिश नागरिक इमरान और शरीन दाऊद ने 2004 में नरेंद्र मोदी और 13 अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अपने रिश्तेदार सईद दाऊद, शकील दाऊद, मोहम्मद असवत की मौत के लिए मुआवजा मांगा है। जयपुर से नवसली लौटते वक्त 28 फरवरी 2002 को इन तीनों पर प्रांतिज के पास हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। यह दलील दी गई कि पीएम मोदी का नाम बिना किसी वजह से जोड़ा गया। यह भी कहा गया है कि मोदी के खिलाफ राजनीतिक आरोप लगाए गए थे, लेकिन नानावटी आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। घोटाला के सबक, जीएसटी नंबर आवंटित होने से पहले होगा फिजिकली वेरिफिकेशन। अंबाला दीपक बहल कागजों में फर्जी फर्म बनाकर और जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नंबर लेकर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेना अब आसान नहीं होगा। जीएसटी नंबर आवंटित होने से पहले आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को 21 दिन में भौतिक सत्यापन फिजिकली वेरिफिकेशन करना होगा, जिसने ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार से लिंक सेल फोन नंबर का उल्लेख किया होगा। उसके लिए उनके नंबर पर आए एसएमएस के बाद ही जीएसटी नंबर आवंटित होगा। यानी आधार से लिंक सेल फोन वाले आवेदक को भौतिक सत्यापन जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए 20 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन किया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में फर्जी फार्मों ने 78.65 अरब रुपए से अधिक का कारोबार दिखाकर 1182 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था। इसमें रिकवरी महज 28.54 लाख रुपए की ही हो सकी। इस तरह के घोटाले अन्य प्रदेशों में भी हुए हैं। देश में पहले कहीं से भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करता था तो उसे बिना सत्यापन के 3 दिन के अंदर ही जीएसटी नंबर आवंटित कर दिया जाता था। इसी का फायदा उठाकर जालसाज किसी के नाम से भी जीएसटी नंबर लेकर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते थे। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद जब तक आधार से लिंक सेल फोन नंबर नहीं दर्ज किया जाएगा तब तक जीएसटी नंबर नहीं आवंटित होगा। आवेदन करते समय यदि आधार से लिंक सेल फोन नंबर नहीं दिया गया है तो अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेंगे। अधिकारी को 21 दिन के अंदर जांच करनी होगी। इसके बाद जीएसटी नंबर जारी होगा। सत्यापन में लापरवाही पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। दैनिक जागरण ने हरियाणा में 1100 करोड़ से अधिक के जीएसटी घोटाले उजागर किया था। इस प्रकरण में जागरण ने पड़ताल की तो पता चला कि जिन लोगों का निधन हो चुका है उनके नाम भी किराएदारी का अनुबंध कर उस पते पर फर्जी फर्म बना दी गई है। जीएसटी नंबर आवंटित करने के बाद भी अधिकारियों ने इन फर्मों के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं समझी। इस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई। ऐसे कई घोटालों का पर्दाफाश हो चुका है जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों में कागजों में क्रय विक्रय कर सरकार से अरबों रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कार बाइक हो सकती हैं सस्ती, सरकार घटा सकती है जीएसटी। कोरोना काल में वाहन सस्ते हो सकते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश
जावड़ेकर ने वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती का उद्योग जगत की मांग पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। भारी उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय भी दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र इस नीति की घोषणा संभव है। जावड़ेकर के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन वाहनों की अलग श्रेणी और इसके अलावा 4 पहिया वाहन, इस तरह से क्रम हो सकता है। उन्हें उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलेगी। जावड़ेकर ने वाहन निर्माता कंपनी के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के 60वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि मांग को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन उद्योग इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देकर इंडस्ट्री का समर्थन करना चाहेंगे, विशेष रूप से निर्यात पर ध्यान देकर। मंत्री ने कहा कि वह जीएसटी दरें घटाने की ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इंडस्ट्री से कहा था कि 2 पहिया वाहन न तो लग्जरी है और न ही नुकसानदेह सामान है, अतः जीएसटी दर में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद रेट रिवीजन प्रस्ताव लाएगी। 2 पहिया वाहनों पर अभी 28% जीएसटी लगता है। जीएसटी दरें केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल द्वारा तय की जाती है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि चैंपियन निर्यात योजना भी शीघ्र ही शुरू होने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी मिलती रहेगी गैस सब्सिडी। भारत सरकार बोली नहीं बदलेगी मौजूदा व्यवस्था। सरकारी तेल कंपनियां भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के ग्राहकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी ग्राहकों को कुकिंग गैस सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार ने कंपनी के संभावित निवेशकों को स्पष्ट किया है कि मैनेजमेंट में बदलाव के बाद भी मौजूदा सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक बीपीसीएल के संभावित निवेशकों ने कुकिंग गैस सब्सिडी द्वारा मुद्दा सरकार के सामने उठाया था। निवेशकों ने कहा कि क्या हमारी कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री के बाद नया मैनेजमेंट सब्सिडी की राशि वहन करेगा। सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा समय में कंपनी सब्सिडी की राशि का भुगतान करती है और बाद में सरकार इस राशि को रिमबर्स्ड करती है। प्राइवेटाइजेशन का बाद भी यह सिस्टम लागू रहेगा। बीपीसीएल के एक संभावित खरीदार का कहना है कि सरकार बीपीसीएल के करीब 8 करोड़ कुकिंग गैस उपभोक्ताओं की स्थिति को बदलना चाहती है। उपभोक्ता को प्राइवेटाइजेशन के बाद भी सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन सब्सिडी का भुगतान पहले कंपनी को ही करना होगा। ऐसे में सरकार को बीपीसीएल की निविदा मापदंडों को बदलने की ज़रूरत है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब घर बैठे मिलेंगे 8 सुविधाएं, नहीं देना होगा कोई चार्ज। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई इंटरनेट पोर्टल के जरिए अपने ग्राहकों को कई खास तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसमें अकाउंट बैलेंस चेक करने से लेकर फंड ट्रांसफ़र करने तक की कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आज हम आपको एसबीआई नेट बैंकिंग 8 खास सुविधाओं के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल आप घर बैठे ही कर सकते हैं। एसबीआई ने ऑफिशियल ट्वीट हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि ग्राहक अपने पर्सनल बैंकिंग से जुड़े 8 काम घर से ही कर सकते हैं। इसके लिए उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर बैठे बैंकिंग करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। ग्राहक फंड ट्रांसफ़र करना, एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना, चेकबुक के लिए अप्लाई करना, इनेबल डिसेबल
यूपीआई पिन, पे टैक्स ऑनलाइन, बैंक स्टेटमेंट चेक करना, बिल पेमेंट करना, अकाउंट खोलना और मैनेज करना, ये 8 काम नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, टैक्स चोरी रोकने के लिए व्यापारियों पर एक और सख्ती। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन होंगे सभी बिल। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए 1 अक्टूबर से सामान के बिल भी ऑनलाइन ही बनेंगे। ये बिल जीएसटी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर पर तैयार होंगे। पहले चरण में ये नियम बड़ी फर्मों पर लागू होगा, इसके बाद इसे सभी पर लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के बाद बड़े पैमाने पर हो रही टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के मामलों पर रोक लगेगी। जीएसटी आने के बाद हो रही टैक्स चोरी बढ़ गई है। टैक्स चोरों ने नए नए रास्ते निकाल लिए हैं। नए सिस्टम में व्यापारी द्वारा भेजे जाने वाले माल का ब्यौरा, वजन, मूल्य और टैक्स की जानकारी पोर्टल पर फीड करनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद पोर्टल से ई इनवॉइस जनरेट होगी। इसी इनवॉइस के साथ अब पर व्यापारी ई वे बिल जारी करेंगे। पोर्टल पर इनवॉइस दर्ज होते ही जीएसटी अधिकारियों की नज़र में आ जाएगी। वरिष्ठ कर सलाहकार सीए अतुल मेहरोत्रा ने बताया कि पहले चरण में इस व्यवस्था को 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों और व्यापारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके बाद इसे चरणबद्ध रूप से सभी व्यापारियों पर लागू किया जाएगा। इसकी शक्ति का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर फर्म को अपनी इकाई के से बाहर शहर के भीतर भी कहीं माल भेजना होगा तो इसे ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। यह बिल सभी जगह एक समान रूप से बनेंगे। इसका एक मानक फंड होगा। इससे सामान में हेरा फेरी, नगों की संख्या में हेरा फेरी, उत्पादन के नाम पर हेरा फेरी और टैक्स छूट में जालसाजी रुकेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सीमा पर चीन की हरकतों के बीच भारतीय सेना ने 3 चीनियों को बचाया। भले ही लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर हो, लेकिन सिक्किम में भारतीय सेना ने मानवता का परिचय देते हुए 3 चीनियों को जान बचाई। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जवानों ने उनके लिए खाना, दवाइयाँ और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। दरअसल 3 सितंबर को 17,500 फीट ऊपर की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के पठार क्षेत्र में 3 चीनी नागरिक रास्ता भटक गए थे। 0 डिग्री के कम तापमान होने पर उनका हाल बेहाल था। इस मुश्किल स्थिति में भारतीय सेना ने जवान उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्हें ज़रूरी सहायता उपलब्ध कराई। इन लोगों को सेना ने न सिर्फ खाना और गर्म कपड़े उपलब्ध कराए बल्कि उनके लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया। भारतीय सेना ने उन्हें सही रास्ता भी बताया ताकि वह जल्द ही उस स्थान पर पहुंच सके जहां वे जाना चाहते थे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।